अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू नूर स्कूल एंड कॉलेज मानसेरा। डियर स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी फैक्टर नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, जिसमें आपको बताया कि फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर आपके पास लाइट एनर्जी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। सेकंड हमने बात की थी कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में मैंने आपको एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया, जिसमें बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% से लेकर 0.04% की रैंक में हो, तब आपके पास फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस अच्छा चलेगा। इसके अलावा हमने बात की थी कि अगर इस रैंक से आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होती है, तब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी स्लो डाउन हो जाएगा। फिर टेम्परेचर की बात की थी, उसमें आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताया कि 25 से 35 तक टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर होगा तो आपके पास फोटोसिंथेसिस के लिए ये सूटेबल टेम्परेचर है। इसके अलावा इससे ज़्यादा या कम फोटोसिंथेसिस के लिए क्या होता है, स्लो डाउन कर लेता है। उसके बाद हमने वाटर की बात की थी कि वाटर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन होकर ग्लूकोज बनाते हैं। देन क्लोरोफिल की बात की थी कि क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी होते हैं। तो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स दैट इज़ कॉल्ड रिस्पायरेशन, बल्कि रिस्पायरेशन इन प्लांट्स। तो सबसे पहले बच्चों समझ लेते हैं कि व्हाट इज़ रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन बोथ प्लांट और एनिमल दोनों में होता है। तो सबसे पहले रिस्पायरेशन को समझ लेते हैं, देन प्लांट्स के अंदर इसको डिफाइन करते हैं। बच्चों, रिस्पायरेशन इज ब्रोकन डाउन ऑफ फूड मीन टू से ग्लूकोज विथ द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी इज कॉल्ड रिस्पायरेशन। जो पॉइंट मैंने अंडरलाइन किए ये आपके पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आपने याद रखना है इस डेफिनेशन में। देखें, ग्लूकोज का ऑक्सीजन की मदद से टूट कर एनर्जी रिलीज करना, वो वाला प्रोसेस कहलाता है रिस्पायरेशन। ब्रोकन डाउन ऑफ फूड या ग्लूकोज मॉलिक्यूल विथ द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी इज कॉल्ड रिस्पायरेशन। इज ए क्लियर? रिस्पायरेशन अकर इन ऑल लिविंग थिंग्स, चाहे प्लांट्स हो, चाहे एनिमल्स हो या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो। रिस्पायरेशन का जो प्रोसेस होता है ये जितने भी लिविंग सेल्स होते हैं ना, उनके अंदर ये होता है। अब आते हैं रिस्पायरेशन इन प्लांट कैसे होता है या इसको डिफाइन करते हैं। बच्चों, रिस्पायरेशन इन प्लांट सेम वही कहानी है कि आपको मैंने एक ही लाइन के अंदर दिखाई दी है। ग्लूकोज है आपके पास, ग्लूकोज ऑक्सीजन की मदद से टूट रहा है। ऑक्सीजन की मदद से ग्लूकोज जब टूट रहा है तो उस केस में आपके पास एक प्रोडक्ट बनता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस साथ में वाटर और साथ में एनर्जी। ठीक है, यहाँ पर हम वाटर और एनर्जी की बात नहीं करते डेफिनेशन में, क्योंकि हमें वाटर और एनर्जी नहीं रिक्वायर्ड होता है, बल्कि वो साइड प्रोडक्ट होते हैं। लेकिन हर रिस्पायरेशन के प्रोसेस के केमिकल रिएक्शन में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड एज अ साइड प्रोडक्ट ज़रूर बनता है। तो ऑक्सीजन की मदद से ग्लूकोज का टूटना, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी का बनना क्या कहलाता है? रिस्पायरेशन। इज द क्लियर? रिस्पायरेशन जो है ये प्लांट्स में नाइट के वक्त होता है, इसीलिए अक्सर कहा जाता है कि रात के वक्त दरख्तों के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि उस टाइम प्लांट्स क्या कर रहा होता है? प्लांट रिस्पायरेशन कर रहा होता है। प्लांट रिस्पायरेशन करेगा तो ऑक्सीजन को वो लेगा ना। रिस्पायरेशन में क्या रिक्वायर्ड है? ग्लूकोज को तोड़ने के लिए क्या रिक्वायर्ड है? ऑक्सीजन। अगर प्लांट ऑक्सीजन लेगा तो अगर आप प्लांट्स के नीचे सो रहे हैं तो उस जगह पर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन जो है वो कम हो जाएगी और आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। इज दैट क्लियर? थर्ड पॉइंट्स, फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स में एक तो रिस्पायरेशन नाइट के वक्त होते हैं, जबकि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस दिन के वक्त होते हैं। चलिए देख लेते हैं फोटोसिंथेसिस वर्सेस रिस्पायरेशन या रिस्पायरेशन वर्सेस फोटोसिंथेसिस, इन दोनों में क्या फ़र्क है। एक तो मैंने बताया एक दिन में होता है, एक रात में होता है। अब ये कैसे होते हैं देख लेते हैं। बच्चों, पहला प्रोसेस है आपके पास फोटोसिंथेसिस। यहाँ मैंने आपको एक लीव्स की डायग्राम बताई हुई है। आपको पता है कि लीव्स के अंदर वाटर आपके मतलब रूट्स के थ्रू लीव्स तक वाटर पहुँच जाते हैं। ये वाटर मैंने शो किए हुए, ये नज़र आ रहा है आपको। अब रूट्स के थ्रू लीव्स तक वाटर पहुँच गया। अब लीव्स के अंदर वाटर भी है। वो लीव्स आपको पता है कि एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड को मतलब ले लेते हैं, तो लीव्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट से आ जाता है। ये एरो शो कर रहा है कि CO2 का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड
इन्वायरमेंट से ले रहे हैं और वाटर उस लीव्स के अंदर आ जाते हैं थ्रू रूट्स। अब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जब कंबाइन होते हैं तो उससे एक प्रोडक्ट बनते हैं दैट इज़ कॉल्ड ग्लूकोज। इधर भी मैंने बताया यहाँ नहीं, पिछले लेक्चर में सॉरी बताया था कि फोटोसिंथेसिस वाले टॉपिक में कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कंबाइन होंगे तब जाके क्या बनता है, ग्लूकोज बन जाते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है? कार्बन डाइऑक्साइड वाटर कंबाइन होके ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनते हैं। ये पिछले लेक्चर में अगर आपको नहीं याद तो पिछला लेक्चर देख लें, क्लियर हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन विथ वाटर टू फॉर्म ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन, हाफ ऑक्सीजन जो है ये इन्वायरमेंट के अंदर रिलीज कर लेते हैं। ये एरो शो कर रहा है कि इन्वायरमेंट के अंदर रिलीज कर रहे हैं, और ये हाफ ऑक्सीजन जो है ये क्या करते हैं, ये हाफ ऑक्सीजन जो है मतलब अगर लेट सपोज मतलब आधा ऑक्सीजन इन्वायरमेंट के अंदर रिलीज कर ले और आधा जो ऑक्सीजन रह जाते उसको क्या करते, जो ये ग्लूकोज बन जाते हैं उस प्लांट्स के अंदर, ये ग्लूकोज मैं यहाँ आप शो कर रहा हूँ, ये ग्लूकोज जो बन जाते जो हाफ ऑक्सीजन क्या करते हैं, वो हाफ ऑक्सीजन की मदद से इस ग्लूकोज को तोड़ना शुरू कर देते हैं। जब इस ऑक्सीजन की मदद से ये ग्लूकोज टूटेगा तो रिएक्शन क्या बनेगा वो ऊपर आपको रिएक्शन में बताए गए। ग्लूकोज टूटेगा ऑक्सीजन की मदद से, क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और साथ में एनर्जी। तीन चीज़ें बन रही, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। अब एनर्जी जो है वो यहाँ लीव्स के अंदर क्रिएट हो जाएगी और लीव्स के थ्रू वो मुख्तलिफ ब्रांचेज या जहाँ भी उस एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उस जगह को वो एनर्जी यूटिलाइज कर लेगा। अब एनर्जी से हमारा काम नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कहाँ चला जाते हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एक्चुअली ये देखें, आपको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये एक एरो से मैं शो कर रहा हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोबारा कंबाइन होकर, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोबारा कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं, फोटोसिंथेसिस वाला प्रोसेस चला रहे हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोबारा कंबाइन होकर फोटोसिंथेसिस वाला प्रोसेस चला रहे हैं। यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कंबाइन होकर ऑक्सीजन बना रहे हैं और ग्लूकोज बना रहे हैं। हाफ ऑक्सीजन एनवायरनमेंट के अंदर रिलीज हो रहे हैं और हाफ ग्लूकोज को दोबारा तोड़ने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। आई होप आपको क्लियर हो गए, नहीं क्लियर तो फिर से वीडियो को देखें, आपको दोबारा क्लियर हो जाएगा। एक बार फिर मैं बता देता हूँ बच्चों, होता क्या है, ये वाला प्रोसेस फोटोसिंथेसिस वाला प्रोसेस दिन के वक्त होता है, ये रिस्पायरेशन प्रोसेस है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कंबाइन होकर ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन बनाते हैं। अब हाफ ऑक्सीजन इन्वायरमेंट के अंदर जाता है और हाफ ऑक्सीजन जो होता है वो ग्लूकोज को तोड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं। और ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन की मदद से ग्लूकोज को तोड़ना कौन सा प्रोसेस कहलाता है, दैट इज़ कॉल्ड रिस्पायरेशन। अब ये वाला प्रोसेस रिस्पायरेशन है कि नहीं, रिस्पायरेशन। अब रिस्पायरेशन में कौन से प्रोडक्ट बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोबारा इधर इस लीव्स के अंदर आकर आपके पास फोटोसिंथेसिस वाला प्रोसेस चला रहे हैं। आई होप अब क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों आपके पास कंपैरिजन बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पायरेशन। अभी तक हमने फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन को कंप्लीट देख लिए। अब देखते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले डिफरेंस जो है, फोटोसिंथेसिस प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल। फोटोसिंथेसिस वाला जो प्रोसेस है इसके लिए एक तो लाइट ज़रूरी है, सेकंड वन इसके लिए क्लोरोफिल लाजमी होना चाहिए, मीन टू से ग्रीन पिगमेंट का होना ज़रूरी है। जबकि रिस्पायरेशन ऑल टाइम इन एनिमल एंड प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स में हर वक्त ये हो रहा होता है। क्लियर है? सेकंड पॉइंट, रिक्वायर्ड लाइट टू मेक ग्लूकोज। यहाँ पर फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर विल गिव अस ग्लूकोज। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कंबाइन होते हैं विथ द हेल्प ऑफ व्हाट, विथ द हेल्प ऑफ लाइट टू फॉर्म ग्लूकोज। यहाँ पर रिलीज एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज, यहाँ पर ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन विथ द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी। मीन टू से रिस्पायरेशन इज एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस while photosynthesis is energy making process.
क्लियर हो गया। यहाँ पे ग्लूकोज बनता है, कोई भी चीज़ जब बनती है तो उससे एनर्जी, उसमें एनर्जी स्टोर होती है। कोई भी चीज़ आप तोड़ते हैं तो उसके लिए आपको उससे एनर्जी रिलीज़ होती है। क्लियर हो गया। थर्ड, यहाँ ग्लूकोज बनता है, यहाँ ग्लूकोज की ब्रोकन डाउन होती है। फोर्थ पॉइंट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कंबाइन होते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपके पास रॉ मटेरियल्स हैं। फोटोसिंथेसिस में आपने देखा होगा कि ये चीज़ें रॉ मटेरियल्स मीन ये चीज़ें इस फोटोसिंथेसिस के लिए दो केमिकल आपके पास रिक्वायर्ड हैं। ये नहीं हो तो फोटोसिंथेसिस वाला प्रोसेस नहीं होगा। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यहाँ पर वेस्ट प्रोडक्ट हैं। रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन की मदद से ग्लूकोज टूटता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर साइड प्रोडक्ट के, वो रिक्वायर्ड नहीं होते। दो तरह के प्रोडक्ट होते हैं, एक को कहते हैं रॉ मटेरियल्स, एक को कहते हैं साइड वेस्ट प्रोडक्ट या साइड प्रोडक्ट। रॉ मटेरियल उनको कहते हैं जो रिक्वायर्ड मटेरियल होता है, और वेस्ट प्रोडक्ट उनको कहते हैं जिसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। क्लियर है। मीन टू से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की रिस्पायरेशन के अंदर कोई भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ऑक्सीजन गिव आउट होते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में ऑक्सीजन रिलीज़ होता है, जबकि यहाँ ऑक्सीजन एनिमल्स हो या प्लांट्स हो वो लेता है। लास्ट पॉइंट, अकर ओनली इन प्लांट सेल, जबकि रिस्पायरेशन जो है अकर इन ऑल प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स। आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। नेक्स्ट टॉपिक इज बच्चों इन्वायरमेंट। व्हाट इज इन्वायरमेंट? Environment can be defined as the area where you live in and all living and non-living things in it is called environment. बच्चों, जहाँ पर आप रहते हैं, आपके इर्द गिर्द लिविंग थिंग्स या नॉन लिविंग थिंग्स हों, उस होल एरिया को एक्चुअली क्या कहते हैं? इन्वायरमेंट। क्लियर हो गया। अब इन्वायरमेंट के दो कंपोनेंट होते हैं। इन्वायरमेंट के बेसिकली दो कंपोनेंट होते हैं। Component of environment may be biotic component or it may be abiotic component. Biotic component, abiotic component. Biotic component बच्चों उसको कहते हैं living part of environment. Living parts में चाहे वो प्लांट्स आ सकते हैं, एनिमल आ सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जितने भी आपके पास लिविंग पार्ट्स आपका इन्वायरमेंट के अंदर है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे इन्वायरमेंट के अंदर लिविंग्स कौन है? ह्यूमंस हैं, प्लांट्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जानवर हैं। ये वाले जो पार्ट्स हैं ना, जो लिविंग पार्ट्स हैं, इसको क्या कहते हैं? बायोटिक कंपोनेंट। जबकि हमारे पास जो नॉन लिविंग पार्ट्स ऑफ आवर एनवायरनमेंट, दैट इज़ कॉल्ड ए बायोटिक कंपोनेंट। फॉर एग्जांपल नॉन लिविंग पार्ट हमारे एनवायरनमेंट के अंदर क्या है? आप खुद भी सोच सकते हैं। सनलाइट, एयर, स्टोन, सैंड, मिनरल्स एंड सो ऑन, वाटर एट्सेट्रा, बहुत सारे एबायोटिक कंपोनेंट भी प्रेजेंट होते हैं। क्लियर हो गया। अब जो ये बायोटिक कंपोनेंट जो है, ये एबायोटिक पर डिपेंड करता है। एबायोटिक कंपोनेंट इज इसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड सर्वाइवल ऑफ बायोटिक कंपोनेंट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जितने भी आपके पास एबायोटिक मीन टू से लिविंग कंपोनेंट हैं, लिविंग थिंग्स हैं, वो उनके लिए, उनकी ग्रोथ के लिए या उनकी सर्वाइवल ज़िंदा रहने के लिए उन एबायोटिक कंपोनेंट की ज़रूरत होती है। जितने भी बायोटिक कंपोनेंट्स हैं ना, चाहे वो प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, उनके ज़िंदा रहने के लिए या उनकी ग्रोथ के लिए एबायोटिक कंपोनेंट इसेंशियल होते हैं या उनकी ग्रोथ के लिए इसेंशियल होते हैं। इनके बगैर ये नहीं रह सकते। आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। नेक्स्ट लेक्चर में मैं कंप्लीट बता दूंगा क्यों ज़िंदा नहीं रह सकते, उनकी रीज़न्स वगैरह डिस्कस कर लेंगे। तो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में इतना ही है। चले एक बार फिर हम मेन पॉइंट्स को रिवाइज कर लेते हैं। स्टूडेंट, आज के लेक्चर का सबसे इम्पोर्टेंट व्हाट इज़ रिस्पायरेशन या मीन टू से रिस्पायरेशन की डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। द ब्रोकन डाउन ऑफ ग्लूकोज विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी इज कॉल्ड रिस्पायरेशन 1। स्टेप 2, रिस्पायरेशन
और फोटोसिंथेसिस में क्या डिफरेंस है उनको मैंने आपको डायग्राम की मदद से बता दिया। दैट इज़ ऑक्सीजन रिस्पायरेशन की जो आपको सेकंड स्टेप जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसमें आपको बताया कि ग्लूकोज विथ द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन ब्रोकन डाउन उसकी होती है तो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज़ होते हैं। इसी को हम देख लेते हैं। रिस्पायरेशन में क्या बनता है? ऑक्सीजन की मदद से ग्लूकोज का टूटना, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनना। कार्बन डाइऑक्साइड combine with water to form glucose and oxygen. This oxygen, half oxygen released into environment and half oxygen is used for the broken down of glucose to release energy, and then carbon dioxide and water recombine with the photosynthesis process to form again this whole cycle. I hope it is clear now. Next बच्चों, comparison between photosynthesis and respiration. रिस्पायरेशन और फोटोसिंथेसिस में क्या डिफरेंस होता है? फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपके पास जो हैं, यहाँ पर लाइट की मदद से ग्लूकोज बनते हैं, यहाँ पर एनर्जी रिलीज़ होती है ग्लूकोज की मदद से। यहाँ ग्लूकोज बनता है, यहाँ ग्लूकोज टूटता है। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रॉ मटेरियल्स हैं, मीन टू से इन दोनों से ग्लूकोज बनता है। यहाँ पर ग्लूकोज टूटते हैं तो ये दो चीज़ें बनती हैं। बस इतना ही। यहाँ पर ये दोनों चीज़ें कंबाइन होकर ग्लूकोज बनता है, यहाँ ग्लूकोज टूट कर ये चीज़ें बनती हैं। यहाँ ऑक्सीजन गिव आउट होता है, यहाँ ऑक्सीजन टेक इन होता है। यहाँ प्लांट सेल्स के अंदर होते हैं, ये प्लांट और एनिमल दोनों सेल्स के अंदर हो सकता है। फिर हमने इन्वायरमेंट को डिफ़ाइन किया। इन्वायरमेंट के दो कंपोनेंट होते हैं बच्चों, बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक लिविंग कंपोनेंट, एबायोटिक नॉन लिविंग कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट फर्दर 3 पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया, दैट इज़ कॉल्ड प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर। ये आगे लेक्चर में मैं डिस्क्राइब कर दूंगा सबको। फिर मैंने आपको एग्जांपल एबायोटिक की बताई और देन आपको सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट लास्ट में बताया कि एबायोटिक कंपोनेंट जो बायोटिक कंपोनेंट है वो एबायोटिक कंपोनेंट पर डिपेंड करते हैं। आई होप इट इज़ क्लियर नाउ स्टूडेंट। आपका होमवर्क ये है कि आपने फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन में डिफरेंस करना है। अपनी वर्डिंग यूज़ करके आपने ऐसे ही पॉइंट्स की फॉर्म में आपने एक टेबल बनाना है, उनमें डिफ्रेंशिएट करना है और मुझे उसकी पिक सेंड करनी है। इसके साथ साथ आपने बायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं और एबायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं, इनकी कंप्लीट डेफिनेशन लिखकर एक रफ़ पेज पे लिखते हैं या नीट पर, तो उसकी मुझे फिर व्हाट्सएप पे उसकी पिक सेंड करनी है। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।